बहुत नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी को। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ, और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। कहानी कुर्सी की से पहले मैं आपको हम यहाँ चर्चा जो शुरू करें उससे पहले कल जो रजत जी और मोदी जी का इंटरव्यू हुआ दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर, उसको आप सबका जबरदस्त अभूतपूर्व प्यार मिला है। आपने उसको इतना पसंद किया है, इतना पसंद किया, हमें इतने फीडबैक मिले, हजारों मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू पहले क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं कि इंटरव्यू पहले क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, अगर ये इंटरव्यू पहले हो गया होता तो आप देखते हैं कि माहौल ही कुछ और अलग होता। और मैं तो अभी देख रहा था यूट्यूब पर इसी के कई मिलियन व्यूज हो चुके हैं, कई मिलियन व्यूज। अभी तो इंटरव्यू को एयर में रात को 9 बजे तो हमने इंटरव्यू एयर किया है, 15 घंटे हुए हैं अभी। इतने कम टाइम के अंदर मिलियंस ऑफ व्यूज उसके हो चुके हैं। हर प्लेटफॉर्म पर लोगों ने उसको मोबाइल पर देखा है, टीवी पर देखा है, सब जगह जहां अवेलेबल था उस इंटरव्यू को देखा है। और वो एक, जैसे मुझे भी मेरे साथी कह रहे थे, कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज। नरेंद्र मोदी ने अपनी सारी राजनीति उसमें समझा दी, फॉरेन पॉलिसी से लेकर डोमेस्टिक पॉलिसी, ईडी करप्शन के चार्जेस, इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, राहुल गांधी, नाम उन्होंने बहुत कम लिए ऑपोजिशन के लोगों के, केजरीवाल साहब पर टिप्पणी, सब कुछ परिवारवाद पर, करप्शन के ऊपर, हर चीज। क्या नहीं था उस इंटरव्यू के अंदर। रजत जी ने कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं था आज की राजनीति का, नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस का, उनकी सरकार का, और इस चुनाव में जितने मुद्दे उठे हैं उन सब का एक एक सवाल हुआ, एक एक जवाब दिया। तो पहले आप सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस इंटरव्यू को इतना 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 पसंद किया है। और जब इसकी व्यूअरशिप आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इसने सारे रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिए हो। तो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा। कहानी कुर्सी के हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं। स्वागत हर्षवर्धन जी। राहुल महाजन साहब हमारे साथ हैं, समीर चौगामकर साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी लोगों का। आज नरेंद्र मोदी ने कल जो बातें कही हैं और जिस अंदाज में कही है, हम लोग ने कल उसकी चर्चा थोड़ी बहुत की थी, लेकिन तब तक इंटरव्यू चला नहीं था। अब तो पूरा इंटरव्यू चल चुका है। तो आज हम उसमें नरेंद्र मोदी की कुछ बातों को सुनाएंगे रजत जी के सवालों के साथ, और फिर हम बात करते हैं कि ये आदमी कहां से सोचता है, कहां से शुरू करता है, कहां तक सोच है। क्योंकि कल इंटरव्यू वो सुनकर के यही लगा। मैं आपसे कल प्रोग्राम में शाम वाले में भी कह रहा था, भाई कमाल का तो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर अपनी बात कह देने का जो तरीका है, कमाल है, वो अद्भुत है नरेंद्र मोदी का। नहीं देखिए, तो पहले तो आप लोगों ने पूरा इंटरव्यू देखा। मैं बता दे रहा हूं, उसका मुझे अपना एक एक्सपीरियंस बता दीजिए। सुबह की सैर होती है 1.5 घंटे और इंटरव्यू भी लगभग 1 घंटा 32 मिनट या 34 मिनट ऐसे ही कुछ है। तो पूरा इंटरव्यू मैंने उस सैर के दौरान सुना और बिना किसी संकोच के मैं कह सकता हूं कि रजत जी ने जिस तरह के सवाल पूछे, हालांकि उनके सवालों ने कई जगह पर कुछ विशेष क्रिया प्रतिक्रिया भी शुरू कर दी, तो वो कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान भी हो गए हैं। उनसे कोई मतलब नहीं। उन नारों पर जो रजत जी खोज के लाए, उनकी टीम ने जो दिया होगा, और जिन नारों से शुरुआत की, उन नारों पर एकदम लोग, जिसको कहते हैं ना कि कुछ लोग बिल्कुल ही परेशान हो गए। उतना तो नरेंद्र मोदी के संसद में 400 जनता के दिए नारे हैं, लेकिन क्या करें, सचमुच जिन सवालों को लेकर आप नरेंद्र मोदी को समझना चाहते हैं, सवाल जवाब नहीं है, सवाल जवाब तो इंटरव्यू में होते ही रहते हैं, जिन सवालों को लेकर आप नरेंद्र मोदी को समझना चाहते हैं वो सवाल आए, और नरेंद्र मोदी ने देश में जो मैसेजिंग करनी थी उनका हर जवाब उस संदेश को आगे बढ़ाने वाला था। तो मैं ये कहूंगा कि सुबह सुबह आमतौर पे मैं खास करके जब 8 बजे के पहले वाला मेरा समय है तो मैं कोई भी न्यूज वाली चीज़ कभी देखता नहीं, मतलब ये ईमानदारी से बता रहा हूँ। उसके बाद शुरू होता तो न्यूज के अलावा कुछ होता नहीं। आज मैंने उसके पहले किया और वो टाइम अच्छा रहा, बढ़िया रहा। राहुल जी देखिए, मैं तो पहले ही ये बोलूँगा कि मैं रजत जी के जो सवाल होते हैं, जिस तरह से वो इंटरव्यू करते हैं, उसका बहुत पुराना कायल रहा। तो उनका अंदाज, उनका सवाल एकदम नए नए दिख रहे हैं आप। नहीं तो ठीक है, आज तो काफी दिखे, गर्मी बढ़ रही है काफ़ी। कल के इंटरव्यू के बाद और बहुत गर्मी बढ़ चुनावों की भी गर्मी बढ़ रही है और मौसम में भी गर्मी बढ़ रही है। तो एक तो ये बात है, और दूसरा मुझे लगता है कि अब तक के जितने इंटरव्यूज़ प्रधानमंत्री के हुए हैं, शायद सबसे बेहतरीन इंटरव्यू मुझे लगा है। और मेरी राय है ये अपनी, हो सकता है किसी की अलग राय हो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन इंटरव्यू है, और जिसमें वो सब सवाल जो है वो पूछे गए हैं जो कि एक प्रधानमंत्री से पूछे जाने चाहिए। दूसरा, देखिए, प्रधानमंत्री एक तो वैसे ही किसी भी मुद्दे को लेकर बड़ा अपडेट रहते हैं। दूसरा, उनका किसी भी चीज़ को
पलटने का या जवाब देने का अंदाज बहुत अच्छा है। चांद पर एक उन्होंने सवाल पूछा था, उसको हाँ। उन्होंने जिस तरह से मोल्ड किया वो बहुत ही पाकिस्तान झंडे पर चांद लेकर के खुश है, हम चांद पर झंडा लगा के खुश है। तो मैंने कहा कि बहुत एक तो ऐसा भी लगा कि प्रधानमंत्री रजत जी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं उस इंटरव्यू में, जिस तरह से जवाब दे रहे थे उसका भी ऐसे लगा कि वो सब चीज़ों पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू। बिल्कुल समीर जी, आपकी राय फिर मैं सुना रहा हूं। आज हम उसी नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिए हैं हर इशू के ऊपर, वो जवाब मैं आपको सुनाऊंगा, उस पर आज कहानी कुर्सी की में हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिल खोलकर बात की, कई ऐसी बातें उन्होंने की है जो मुझे लगता है कि 10 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने किसी से नहीं की होगी। मतलब और उनकी तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के लोगों पर मनोवैज्ञानिक पकड़ा लाजवाब है। आप देखिए कल उन्होंने बताया कि कैसे पहले की सरकारें विदेश लोगों से दूरी बना के रखती थी और कैसे उन्होंने उस दूरी को खत्म किया। उन्होंने बताया कि कैसे पहले की सरकारें आंखें झुका के बात करती थी, तो हमने कहा ना हम आंखें झुकाएंगे ना आंखें ऊंची करके बात करेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। मोदी जी ने स्पष्ट बताया कि भाई मैं अमेरिका को खुश करने नहीं बैठा हूं, मैं अपने देश को खुश करने बैठा हूं। उन्होंने बताया कि रशिया से कैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लेकर आए और रशिया से हमने कहा भी कि ये समय युद्ध का नहीं है, बुद्ध का समय है। तो हम रशिया को युद्ध रोकने के लिए भी कह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अगर प्रतिबंध लगा होगा तो हम देश के हित में वहां से प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। एक एक सवाल पर उनका जवाब ऐसा है कि उस पर हम लोग 15-15 मिनट केजरीवाल पे तो बहुत बढ़िया जवाब दिया। इसलिए चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ, आदमी है, अनुभव है, शुरू कर रहा हूँ वो वाला केजरीवाल वाला हिस्सा भी सुनाऊंगा अभी मैं आपको। देखिए सबसे पहले लेकिन जो उन्होंने कहा, क्योंकि चुनाव चल रहा है, 5 फेज हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी ने कहा ये 400 पार जो मैंने कहा था। अरे अब ये आप तो अद्भुत ही है। हाँ, उन्होंने कहा दो बात, एक बात उन्होंने फिर कल क्लियर कर दी जो पहले कभी नहीं कही थी। उन्होंने कहा 400 पार, ये 3 चरण के बाद विपक्ष को ये समझ में आया कि हम बोल क्या रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मोदी को 400 नहीं आएगी, मोदी को 400 नहीं आएगी। हम भी यहाँ ये डिस्कशन करते थे, ऑपोजिशन कर क्या रहा है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, 400 नहीं आ सकती, 400 नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा वो फंस गए, वो उनको ये समझ में नहीं आया मैं कहां से कहां ले गया उनको। तो ये सब तो उनको 3 चरण लग गए इसी बात को समझने में। तो आप जरा ये सवाल जो था इस पर नरेंद्र मोदी का जवाब, ये 400 पार ये क्यों दिया उन्होंने और इसका असर क्या हुआ। इसलिए जल्दबाजी, उनको पता होना चाहिए कि यार कुछ तो होगा, ये कुछ तो चलता होगा, बोलता नहीं है कुछ करेगा, ये इनको समझ होनी चाहिए जी। अब इतने साल हो गए, अब मेरा और मेरे कोई सीक्रेट कुछ नहीं है, ओपन है जी। कोई ढंग से बराबर स्टडी करे, मीडिया के लोग भी नहीं करते जी, माफ करना, ढंग से स्टडी करे तो वो कह सकता है ये हुआ है ना, देखिए 3 दिन के बाद मोदी ये कदम उठाएगा, 5 दिन के बाद ये उठाएगा, 7 आप तय कर सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी नहीं, क्योंकि आपने एक बनी बनाई परसेप्शन में जीना चाहते हो, उसी को फैलाओ और उसके अनुकूल कुछ एनेक्डोट मिल जाए तो ढूंढते रहते हो। इसके कारण सारे के सारे लोग फेल हो जाते हैं। इस बार भी उनको लगता था कि 400 पर, आखिरकार स्थिति क्या हुई, इन सबको कहना यह पड़ रहा है कि 400 पार नहीं हो सकती। ऑपोजिशन क्या कहता है, उनको समझ ही नहीं आया कि कहां ले जा रहा हूं मैं। तीन चरण के बाद किसी ने उनको कहा कि क्या आप पूरा कैंपेन ये लड़ रहे हो कि मोदी 400 पार जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी अब 400 पारे वाली बात तो उन्होंने कई महीने पहले पार्लियामेंट में कही थी। तो बात सही है, सारे देश को लगा दिया इसी काम में, 400 पार होंगे कि नहीं, 400 पार होंगे कि नहीं। वो कह रहे हैं विपक्ष को 3 चरण लग गए समझने में। देखिए वो एक है ना, लोग कहते हैं बड़े अंदाज में रहते हैं तो कहते हैं मौज करा दी, तो मोदी जी ने मौज करा दी। ये सचमुच आप सोचिए, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव या जो भी नेता थे, उन्होंने कब बोलना शुरू किया कि 200, 220, 180, 150 तीसरे चरण के बाद। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके पीछे मैं 2 चीजें मानता हूं। एक तो नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर बोला, और विशेष करके जो 370 प्लस जो अनुच्छेद 370 के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब प्रधानमंत्री 400 पार बोल रहा हो, एक दबाव वो वाला है, दूसरा दबाव ये कि अभी अभी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में ऐसे हारे, राजस्थान में ऐसे हारे जहां सचमुच लग रहा है कि ये 400 पार भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ट्रैप में आ गए कि नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया जी। वो जो नरेंद्र मोदी ने किया है उसकी वजह से दबाव है। दूसरी बात,
इसका दूसरा पहलू, एक पहलू तो ये हो गया जो मोदी जी वाला। अरे मेरे पास आज सर बयान बहुत है सुनाने के लिए, तो दूसरा थोड़ा वाला, थोड़ा बस छोटा ये छोटा मैं बोल बात के करते रहेंगे कट टू सभी कट खत्म लोग। करता हूं। दूसरा वाला, अरे भाई अपना भी तो कलेजा कुछ कहता है। जब अपना कलेजा कही नहीं रहा है 40 की 50, 40 की 50, तो कैसे बोल दें कि हमको 150-200 आएगी? अपने कलेजे का ख्याल और दूसरे वाले इसका, का कलेजा, कोई दोनों की वजह नहीं से। लेकिन ये 3 चरण अगर सही है, अगर मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष इसी फेर में पड़ा रहा, इसका क्या असर पड़ा होगा 3 इलेक्शन की 3 फेज की वोटिंग पर? देखिए उसका असर ये पड़ा होगा, जहां पर 10,000, 20,000, 50,000 से जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीती होंगी या कहीं कुछ अंतर से हार गई होंगी, उन सीटों पर विपक्ष का मतदाता निराश होकर बैठ गया होगा और जो इनका मतदाता होगा वो निकलकर राहुल जी, वोट तक आया। तो ये दो तरह का असर हो सकता है। एक तो देखिए पूरा नैरेटिव जो है प्रधानमंत्री ने जो है वो खड़ा कर दिया, जिसमें विपक्ष फंसा रह गया। देखिए पूरी आप भी मानते हैं बात फंसा रह बिल्कुल गया? बिल्कुल मैं मानता हूं, क्योंकि सारे एडिटोरियल तबके देख लीजिए आप, सारे जो विशेषज्ञ थे वो सारे जितना कुछ लिख रहे थे कि 400 पार होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। हम भी कई बार यहाँ चर्चा कर चुके हैं कि 400 पार पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, 370 पार पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कई चर्चाएं हुई। तो अगर आज हम छठे चरण के पास खड़े हैं, कल छठा चरण हो जाएगा, तो उस तक अगर ये नैरेटिव चल रहा है तो सबसे बड़ा नैरेटिव तो यही सेट हुआ जो प्रधानमंत्री ने सेट कर दिया कि आखिर जो है वो 400 पार प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कि नहीं, तो उस नैरेटिव में खड़ा हुआ। जहां तक बात है इसका असर क्या हुआ, तो असर ये मुझे लगता है, देखिए दोनों तरफ का असर हुआ। जैसे हमने वोटिंग परसेंटेज गिरी हुई दिखाई, तो कहीं ना कहीं जैसे मैं मानता हूं कि युवा वोटर सामने नहीं आया, तो दूसरा ऐसा भी हुआ होगा कि वोटर जिन लोगों ने ये मान लिया कि भाई बीजेपी जीत रही है, और वो दोनों पक्ष के 400 कह रहे हैं तो 300 तो होगी। दोनों पक्ष की मैं बोल रहा हूँ, विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी, जो हो दोनों वोटर्स में ऐसे वोटर जरूर होंगे जिनको लगा अच्छा ये तो जीत रहे, क्या करना है वो। ठीक है, तो ये भी एक असर दिखा। समीर जी, देखिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 400 का जिक्र किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी को उस समय लग रहा था और देश की जनता को भी लग रहा था कि ऐसा न होने का कोई कारण नहीं है। जब 2014 के अंदर 282 सीटें आ सकती है, 5 साल बाद 303 सीटें आ सकती है, और लगातार विधानसभा चुनाव आप जीत रहे हो, देश में आपकी लोकप्रियता सर्वोच्च शिखर पर हो, देश विदेश में आप भारत का नाम ऊंचा कर रहे हो, विपक्ष रसातल में चला गया हो, तो ऐसी स्थिति में देश की उम्मीद रही होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है तो यह स्वाभाविक है कि जो 303 आ सकता है वो क्यों नहीं 1984 में जो राजीव गांधी को 414 सीटें मिली थी उसके आसपास पहुंच सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी तो बार बार ये कहते थे कि विपक्ष में जिन लोगों ने हमें राज्यसभा में सपोर्ट किया, भले ही एनडीए का हिस्सा नहीं है, उनके सहयोग के हिसाब से हम 400 सीटों पर भी आई, और उसमें कोई दो बात थी नहीं। 400 सीटों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को पूरे 5 साल राज्यसभा के अंदर मिलता रहा। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी टारगेट देना चाहते थे अपने कार्यकर्ताओं को कि 303 पे आ गए हैं, अब 400 का टारगेट लेकर 370 का टारगेट लेके चलो। ये 370 वाली बात भी, ये भी मुझे लग रहा है प्राइम मिनिस्टर ने खुद पहली बार बोली, बोले 370 मैंने जानबूझ के कहा था, और मुझे कश्मीर के किसी आदमी ने कहा था कि ये 370 आप हर आदमी के दिमाग में बसा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, भाजपा की 370 आएंगी, फिर हर जगह चर्चा होगी भाजपा की 370। लेकिन कह रहे विपक्ष फंसा रह गया 3 फेज तक इसी में। देखिए प्रधानमंत्री जी आज जरूर कह रहे हैं, और वाकई ये इस बात की चर्चा हम लोग खुद भी यहाँ पर करते थे कि भाई देखिए अब नैरेटिव क्या हो गया है। नैरेटिव हार जीत का नहीं रह गया है, नैरेटिव अंतर कितना है, कितना कम सीटें बीजेपी लाएंगी या कितना ज़्यादा सीटें लाएंगी। लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हो रही थी 3 फेज तक कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है। ये तब आना शुरू हुआ जब एक बार जब शुरुआत में पहला चरण हुआ, तब लगा लोगों को कि वो शायद नीचे ढल रही है या कुछ इस ढंग का एक विमर्श खड़ा किया। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जो 2 महीना जो बड़ा क्रूशियल था, जिसमें कैंपेन फेज था, उसमें हमेशा इस मुद्दा क्या रहा, 400 पार या 400 न पार। देखिए लेकिन इसके कहने के पीछे मैं जरूर एक बात कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मन में यह था भी, और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में किया था कि अरे भाई 360, 350, 55 तो हम लोग अभी भी हैं, बस 85 सीट की तो बात है, लक्ष्य थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है, इससे ज़्यादा की बात नहीं। 10% तो हमने 15% बढ़ाने की बात कही है, इससे ज़्यादा तो कोई कही नहीं है। 360 के आसपास है, 10% और सीटें उसमें जोड़ लीजिए, 15%, ठीक है, 400 के आसपास हो जाता है। और क्यों ऐसा हुआ, अयोध्या मूवमेंट के बाद जो पूरे देश में एक माहौल बना था, उसमें ऐसा लगता था कि विपक्ष कहीं है ही नहीं। हम लोगों ने खुद यहाँ पर कहानी कुर्सी में हम लोगों ने चर्चा करते हुए देखा था कि हम लोग कह रहे थे कि अरे राहुल की अभी सभा नहीं हो रही है, अखिलेश की अभी सभा नहीं हो रही है। इलेक्शन कैंपेन होते होते हुए नॉमिनेशन फाइल करने के 1 सप्ताह बाद अखिलेश की पहली सभा जो है वो जाकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी।
तो हम लोग इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष जो है इतना बिखरा हुआ है कि उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि कहां से और वो फिर mandate शायद को उस शुरू बाद करें। में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई बाद में इनको किसी ने समझाया कि तुम किस चक्कर में पड़ गए हो, मोदी जी की बात कोई आगे बढ़ा रहे हो। फिर उन्होंने कहना शुरू किया ना 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 इनकी 250 आएगी, इनकी 200 आएगी, फिर वो 150 पे आ गए, फिर वो कोई शायद उससे नीचे भी बता रहा है। अब जरा अगला मैं हिस्सा आपको जो प्रधानमंत्री का हुआ बातचीत का सर का सवाल, रजत जी का सवाल था, फैसला आया, बात शुरू हुई ममता बनर्जी से दरअसल, और उसके बाद वो बात चली गई परिवारवाद पर कि उसकी बात जो व्याख्या परिवारवाद की प्रधानमंत्री ने की और उसमें उन्होंने जिक्र सोनिया गांधी का किया कि सोनिया गांधी कह रही है मैं बेटा आपको सौंप रही हूं। ये क्या लोकतंत्र है भाई? आप बेटा किसको सौंप रहे हो? प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इसी को आप लोकतंत्र मानते हो कि मैं यहां की सांसद थी, अब अपने बेटे को दे रही हूं, अब मेरे बेटे को सांसद बना दो। सुनिए रजत जी का सवाल और मोदी जी का जवाब। अब ममता दी ने कह दिया कि हाई कोर्ट का फैसला है आरक्षण को लेकर के, वो नहीं मानेंगे। अब ये कहते हैं कि मोदी संविधान बदल देगा। अब इंदिरा जी ने कहा हाईकोर्ट का फैसला मैं नहीं मानूंगी, इमरजेंसी लाई। ये इसी चट्टे बट्टे के लोग हैं जी, वे लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। उनके लिए चुनाव लोकतंत्र की श्रद्धा नहीं है, चुनाव सत्ता प्राप्त करने का एक जरिया है। उनकी श्रद्धा लोकतंत्र में, मतदाता में, संविधान में, भारत के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है। और इसीलिए मैं जो परिवारवाद के खिलाफ बोलता हूं ना, क्यों बोलता हूं? क्योंकि लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा जब समाप्त हो जाती है तब जाकर के आपको परिवार के वाद के भरोसे चलना पड़ता है। और ये सारे लोग, कोई मुझे कहे, कोई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के कहे कि मैं मेरा बेटा आपको सुपुर्द कर रहा हूं, ये कौन सा लोकतंत्र है जी? ये कौन सा लोकतंत्र है? जनता जनार्दन तय करती है जी। वो पापा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। सवाल वही है। वो तो एल्बम तो दिखा रहे हैं, दादी से शुरू होता है एल्बम। सोनिया गांधी का ने स्टेटमेंट दिया था रायबरेली में, मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, इसका ख्याल रखिएगा, जैसा प्यार मुझे दिया वैसा इसको दिया। वो प्रधानमंत्री याद दिला रहे थे, ये है आपका लोकतंत्र। फिर एल्बम वाला वीडियो देखा, मतलब उन्होंने राहुल गांधी सोनिया गांधी जो एल्बम देख रहे थे उस पर उन्होंने कहा हाँ दादाजी तो शुरू कर रहे हैं एल्बम में। नहीं देखिए, तो भाजपा ने एल्बम वाले पे दूसरा एल्बम बनवा भी दिया कि क्या क्या नाना ने किया, मैं कह रहा हूं दादी ने इनसे कुछ किया। छूटता नहीं है, छूटता नहीं है। ये सचमुच कमाल की बात है। और देखिए, ये तो हम लोगों को भी उस दिन बड़ा विचित्र लगा था। किसी भी सामान्य संवेदनशील नागरिक को, जो भारत का नागरिक है, लोकतंत्र में यकीन रखता है, उसको तो बुरा लगेगा ना यार। किसी के बाप दादा की चीज कैसे हो सकती? कोई ये कहे कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, अब उनके घर परिवार के लोग ही सब चलाएंगे, ये कितना बेकार होगा। लोकतंत्र को कमतर करने वाला होगा। अखिलेश यादव कहते ना ना हमारे परिवार के अलावा कोई और नहीं होगा, करते ही है। लालू जी कहते हैं ना ना हमारे परिवार के अलावा कोई नहीं। वैसे सर एक बात बताओ, परिवारवाद पर जो बहस है वो अपनी जगह सही है। नहीं, लेकिन जो सोनिया गांधी की बात का उन्होंने हवाला दिया, मैं कह रहा हूं चलिए वो तो माँ बेटे हैं, माँ ने कहा मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। फर्ज कीजिए राजनाथ जी चुनाव लड़ते हैं, अब राजनाथ जी जो है एक दिन हाँ। एक बार वो किसी और चीज से लड़ ले, मान लीजिए वहां जो भाजपा का उम्मीदवार खड़ा होगा, राजनाथ जी वहां प्रचार करने जाएंगे तो कहेंगे देखिए आपने मुझे जिताया इतने साल, अब ये मैं अपना कार्यकर्ता आपको दे रहा हूं, अब इसका भी ख्याल रखिएगा। अंतर है कोई? नहीं जब सोनिया जी कह रही कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूं, ये ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई आम का बगीचा हो, हमारा कोई राजमहल हो, हमारा कोई खेत हो। अब आज से ये देखेंगे, ये राजा साहब वाली मानसिकता है, ये रजवाड़े वाली मानसिकता है। वरना आप वहां कहते कि मैं इतने दिनों तक यहां संसदीय क्षेत्र में रही, अब राहुल गांधी आपके प्रतिनिधि के तौर पर आप इन्हें अपना प्यार दीजिए कि ये चुनकर जाएं और कुछ काम करके आए। ये कहने की हिम्मत नहीं है, ये कहने का साहस नहीं है सोनिया गांधी। इसीलिए कहना पड़ा सौंप के जा रही हैं। पिताजी के साथ आते थे तो क्या होता था, कुर्ता कितना मुड़ जाता था कि उसमें मिट्टी भर जाती थी, कहाँ नील के निशान हाथ दबाते हुए पिताजी को लोग इतना प्रेम करते थे, पड़ जाता था ऊपर से नीचे तक। हम लोग जाते थे तो कैसे पिताजी दिखते थे। अरे भैया, जब ये सब बात की जाती है ना तो सिर्फ और सिर्फ वो पैतृक विरासत के संदर्भ में की जाती है, लोकतांत्रिक विरासत ऐसे मोदी जी के जवाब पर क्या कहना है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि जब चुनाव होता है तो अब एक माँ अपने बेटे को अगर सीट दे रही है, वो भी सांसद रहा है दूसरी सीट से, तो ये निकलता है। वसुंधरा राजे ने जब झालावाड़ की सीट दुष्यंत को दी थी तो वसुंधरा ने भी यही कहा था
कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं, अब ये सांसद चुनाव लड़ेगा, मैं विधायक बन गया, आप इसे जिता देना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जब अपने बेटे अभिषेक को चुनाव लड़वाया था राजनांदगांव से, तो भी यही कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, मैं बेटा आपको सौंप रहा हूं, आप उसे सांसद भेजना, राजनांदगांव की ये पूरी चिंता करेगा। बीजेपी वाले भी करते हैं ना, करते हैं, ये तो होता है, इसमें ऐसा नहीं है। वसुंधरा ने किया, रमन सिंह ने किया, मध्य प्रदेश के कई नेता है जिन्होंने इस बात का जिक्र करा, ये करते हैं। कैलाश जोशी ने किया, सुंदरलाल पटवा ने किया अपने बच्चों के लिए। तो जब चुनाव होता है तो चक्र होती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजनीति में इस तरीके से कह देना कि भाई मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ, ये कहना चाहिए कि मेरे बेटे ने वहां पर काम किया है, अभी आपकी सेवा करेगा और मैंने 15 साल क्या काम किया है आपके क्षेत्र में, उसके आधार पर आप इसे वोट देना। अगर सोनिया गांधी ये कहती कि मैंने 15 साल आपके लिए जो काम किया है, उसके आधार पर आप राहुल गांधी का निर्णय करना है कि उसे जिताना कि नहीं जिताना है, सर, तो ये ज्यादा ब्रेक बेहतर मुझे होता लेना है। पड़ रहा है। परिवारवाद वाली ये चर्चा हम लोग इसके आगे जो प्रधानमंत्री ने कहा आगे भी जारी रखेंगे। राहुल जी, प्रोफेसर साहब, मैं ब्रेक के बाद आ पाऊंगा आपके पास। इतनी बातें प्राइम मिनिस्टर ने इसमें कही हैं, चर्चा तो एक एक बात पर बनती है, लेकिन कुछ बातें जैसे राम मंदिर जब बन रहा था, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, संजय राउत ने कहा था देखिए ऐसा ना हो राम भक्तों की ट्रेन जाए, पाकिस्तान की मदद से बम फड़वा दें उस पर, और मोदी जी फिर उसके बाद चुनाव जीत जाएंगे। मोदी जी ने इस पर जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि इनकी कुछ दवा ववा पूछी किसी ने कि अब ठीक है, स्वस्थ है क्या? इसके अलावा ईवीएम के क्या बोले, राजीव गांधी की हत्या के समय इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त क्या किया था, जो लोग आज इलेक्शन कमीशन को दोष देते हैं, उन्होंने एक ऐसी घटना बताई जो मुझे भी नहीं मालूम थी। मैंने आप प्रोफेसर साहब को फोन करके चेक किया कि ऐसा हुआ क्या था, ऐसा जो प्रधानमंत्री ने कह रहे हैं, उन्होंने बताया मुझे विस्तार से, वो मैं आपको सुनाऊंगा, आप भी हैरान रह जाएंगे। कहानी कुर्सी की जारी है। कल के इस रिकॉर्ड तोड़ इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने जो बातें की, रजत जी ने जो सवाल पूछे, उस पर आज की कहानी कुर्सी प्रोग्राम देखते रहिए, लौट रहे जल्द।